हाइड्रोजन फ्यूल एक तो है ना कि इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये हम बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, या फिर लेस पॉल्यूटिंग कोई भी, हम कहते हैं ना कि एक अफेयर या लेस पॉल्यूटिंग कुछ भी हमको टेक्नोलॉजी मिल रही है, उस पे काम हो रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम हो रहा है स्पेसिफिकली। अभी हमने बस हिंदुस्तान में डेवलप की है। तो यहाँ पर एक बस, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को स्टार्ट किया है, बिस्फिनॉल, है ना। ये एक पायलट प्लांट है सीएसआईआर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी एनसीएल का। तो यहाँ पर फीड स्टॉक ये एपॉक्सी रेजिन्स है ना, इनके लिए भी रहेगा, पॉलीकार्बोनेट और बाकी इंजीनियरिंग प्लास्टिक, इसको भी इनॉग्रेट किया गया था। तो स्पेसिफिकली जो बस चला रहे हैं हम, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये क्या है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारा एक ना इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा सकता है किसी भी चीज के लिए। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज करके हम चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो हमारा पोल्यूशन लेवल्स है ट्रांसपोर्टेशन में जो होते हैं, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूल सेल जो होगा, है ना, यहाँ पर ये जैसे कन्वेंशनल बैटरीज है उसी की तरह ये काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन फायदा क्या है इसका, ये ना आउट ऑफ चार्ज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनको जैसे होता है ना कि रिचार्ज करने की जो कॉन्सेप्ट है, वो चीज यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को फिल किया और फिर दोबारा से वो काम करने लग जाएगा। तो ये कंटिन्यू करते रहता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना जब तक कि वहां पर हाइड्रोजन है। इसीलिए इसको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। तो अभी तक जो सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका रिएक्शन कराते हैं। एक फायदा क्या है इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, पानी। तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो क्या है, पानी। तो है ना, वो नॉन पोल्यूटिंग है, इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या रहेगा कि कोई भी एमिशन नहीं है, जैसे गैसियस पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स नहीं है, सिर्फ वाटर वेपर और वार्म एयर है, ये छोड़ेगा। तो ये इतना ज्यादा हमारे लिए पॉल्यूटिंग हम नहीं मानते। ठीक है, इसके अलावा एफिशिएंट है इंटरनल कंबस्शन इंजन से। जैसे हम नॉर्मली जो गाड़ियां होती है उसमें कंबस्शन इंजन लगे होते हैं, उनसे ये ज्यादा एफिशिएंट है। और जैसे हाइड्रोजन ना फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांटेज क्या रहेगा, नॉर्मल जो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, जो नॉर्मल बैटरी होती है उसको चार्ज होने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो रिफ्यूलिंग टाइम या रिचार्जिंग टाइम है वो इतना नहीं है। हाइड्रोजन को रिफ्यूल करना ऐसे ही है जैसे आजकल फ्यूल नहीं हम कर रहे होते, तो जो इंटरनल कंबस्शन इंजन की जो रिफ्यूलिंग होती है फॉसिल फ्यूल की, जैसे हम पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, उतनी ही स्पीड में इसको रिफ्यूल किया जा सकता है और बहुत लंबे टाइम तक ही चल सकता है। ठीक है ना। इस वजह से कहीं ना जो हम बात कर रहे होते हैं, रिचार्जिंग कैपेबिलिटी नहीं जरूरी है, इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज किया जा सकता है। तो ये जो इनोवेशन, जैसे हम अभी बात करते हैं बस बनाइए, क्या फायदे हैं। तो एचएफसी बस अगर हम देखें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर और केपीआईटी इन्होंने बनाया हुआ है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है। इससे क्या होगा, लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो हम स्टार्ट करें इंडिया के अंदर, उसके अंडर ना ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो फ्यूल है ये यूटिलाइज करा हाइड्रोजन और एयर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। और यहाँ से क्या हो रहा है, एफ्लुएंट क्या होगा बस का, पानी और वाटर वेपर्स है थोड़े। तो इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम ट्रांसपोर्टेशन को बना सकते हैं, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो हाई एफिशिएंसी आ जाती है इसकी फ्यूल सेल की व्हीकल्स के अंदर, तो इससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी ओवरऑल कम हो सकती है। जैसे पर किलोमीटर, जैसे डीजल पावर्ड व्हीकल्स है, जितना वो लोग कॉस्ट कर रही है, वहां पर ये कम हो सकता है, और इसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आ सकता है हिंदुस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन है। अब देखो ना कितनी बसेस चलती है हिंदुस्तान में, अगर सारी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने लगे तो एक रेवोल्यूशन हो सकता है। इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन यूनियन बजट में आया था ना पिछले साल 21-22, तो इसमें अनाउंस किया गया था नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। किस चीज के लिए, कि हम एक रोड मैप बनाएंगे हाइड्रोजन एनर्जी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के लिए। इसमें क्या हो रहा है, क्या कैपिटलाइज कर रहा है, जो हमारा सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अबंडेंट है, क्लीन ऑल्टरनेटिव हो सकता है कार्बन के लिए एक ऑप्शन की तरह। और जो इनिशिएटिव्स पोटेंशियल इसके अंदर क्या क्या रहेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के अंडर,
इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन ग्रीन पावर सोर्स से जनरेट कर पाए, और दूसरा लिंक करें इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ। इसी में एक ना ये यूजेज हाइड्रोजन की रहेगी, इससे कहीं ना कहीं जो एमिशन है, एमिशन हमारा कम होगा। और जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, वहां पर क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम हो जाएगी, इस वजह से हम इस एग्रीमेंट को, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हमने कहा था ना, जैसे हमारा इंटेन होता है ना कि खुद इंडिविजुअली जैसे कंट्रीज है वो आईएनडीसी कहते हैं हम, ठीक है ना, कि खुद हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितना हमने एमिशन कम करना है, ठीक है, वो हो सकता है इसकी वजह से। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड गोल्स, उसमें हमारे लिए इनोवेशन सिग्निफिकेंट क्यों रहेगी, क्योंकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का हाइड्रोजन विजन, ये कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल हाइड्रोजन विजन, तो इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट, कि हम खुद पे डिपेंडेंट हो, और अफोर्डेबल और असेसिबल क्लीन एनर्जी लोगों को मिल सके। एक क्लाइमेट चेंज हमारे जो गोल्स है उसके लिए, कि हम नए एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सके, नई जॉब्स डेवलप कर सके, और एक ग्रीन हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रीन हाइड्रोजन हमारा एक कहीं ना कहीं क्लीन एक्सीलेंट वेक्टर की तरह हो सकता है, जो हमारे डीकार्बोनेशन की हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, ठीक है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है कम करना एमिशन को, उस चीज को ये स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन में हम उस पर काम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किस पे काम, जैसे सिंगल डीजल बस अगर आप देखोगे, अगर लंबे डिस्टेंस पे जा रही है, कितना इमिट करती है, अराउंड 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली ये कर रही है। तो हमारे यहाँ पे कितनी बसेस है, ओवर 1 मिलियन बसेस है। तो अगर आप इन बसेस को है ना कम कर सकते हैं, तो अराउंड 12 से 14% जो कार्बन एमिशन है, स्पेसिफिकली पार्टिकुलेट एमिशन का, ये पीएम बोलते हैं हम, है ना, पीएम क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम 2.5, 2 और PM10, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे जैसे हम बात कर रहे होते हैं ना, माइक्रो लेवल पे जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये हमारे फिर लंग्स में चले जाते हैं। ये तो पार्टिकुलेट मैटर के अगेंस्ट हम काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पार्टिकुलेट मैटर के लिए, उसके एमिशन को रोकने के लिए, तो डीजल पावर्ड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हमारे रहेंगी, ज्यादातर एमिशन इसकी वजह से ही हो रहा है। जब डिसेंट्रलाइज्ड एमिशन, क्योंकि देखो सेंट्रलाइज्ड एमिशन क्या होता है, जो एक जगह होता है, मान लो जैसे एक इंडस्ट्री है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, अब वहां पर अगर हमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा दे, ठीक है, उसकी पाइप में, तो आप उस एमिशन में काफी चीजों को रोक सकते हो, ठीक है। बट ये जो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कैप्चर करने का, क्यों, अब एक बस कहाँ है, दूसरी बस कहाँ है, अब उसको मुश्किल है ना उस एमिशन को रोकना या उस पे कुछ काम करना, इसीलिए हम सेंट्रलाइज्ड पे काम हो सकता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए इसको कम करने के लिए जो हाइड्रोजन मिशन हमारा एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। फर्दर फ्यूल सेल है, इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस नहीं निकल रही, एमिशन नहीं हो रहा है, और ऑपरेशनल कॉस्ट ये ना कई जैसे किलोमीटर में रुपीज में आ जाएगी। डीजल पावर डेफिनेटली महंगा है, डीजल महंगा है, ये बहुत कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं ना, इंडिया ट्रांजिशन कर सकता है एक नेट इंपोर्टर फॉसिल एनर्जी का, क्योंकि अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे हम क्या हो सकते हैं, एक्सपोर्टर बन सकते हैं क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी में, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से हम हाइड्रोजन को। इसके अलावा क्या होगा, इंडिया एक ग्लोबल लीडरशिप आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेस के अंदर, क्योंकि देखो फ्यूचर इसमें है, सब लोग अब हाइड्रोजन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो एक लार्ज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर हम बन सकते हैं, एक सप्लायर बन सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ना, ये इस कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये स्पिलिंग वाटर है, वाटर को स्प्लिट करेंगे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, पानी को स्प्लिट करना, और फिर उसको जो इलेक्ट्रोलाइज्ड पावर है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जैसे कि विंड है, सोलर एनर्जी है, इससे स्प्लिट करके हाइड्रोजन अगर हम बना रहे हैं, अदरवाइज तो क्या हो गया, हाइड्रोजन बनाने की जो प्रोसेस है वो भी आपकी कंज्यूम कर रही है फॉसिल फ्यूल्स को, समझ रहे हैं? तो अगर उसको रोकना है, तो इसके लिए हम कहते हैं ना ग्रीन हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस करेंगे, विंड और सोलर एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूल ना हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है देश की, उसको रोकने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। हम अभी 85% हमारा ऑयल है, 53% है गैस रिक्वायरमेंट, ये हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसको यूजेबिलिटी में लाना।
इसके अलावा जैसे फरवरी 2022 यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर और नोटिफाई करता है ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, कि हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन या अमोनिया प्रोड्यूस करना। फायदे क्या हो रहे हैं इससे? जो ग्रीन हाइड्रोजन है एनर्जी, ये वाइटल है हमारी नेशनली डिटरमाइंड ये कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी, जो हम खुद इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये करेंगे। किसमें होता है ये ना, कि एक कंट्री बोल रही है कि मैंने अपना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना कम करना है, और कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये हमारा एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन ना, इसके लिए भी यूजफुल रहेगा। अभी इशू क्या आ रहा है, जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है, जो हमारी बैटरीज है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, स्टोरेज का इशू है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं है, और कैपेसिटी हमारे पास इतनी नहीं है कि हम स्टोर कर पाए। तो साथ साथ में अगर बन रहा है कुछ तो वो एक बेटर ऑप्शन है फिलहाल, क्योंकि सोलर एनर्जी में भी अभी इंडिया यही फेस कर रहा है। हमारा हमने लगा दिए सोलर पैनल, बिजली बन तो गई, बट उसको स्टोर करके क्या रखोगे? स्टोरेज बहुत महंगा बढ़ रहा है ना, इतना नहीं है। तो ये इशू अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल हो सकता है जो इंटरमिटेंस का ना, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में जो गैप आता है, मान लो जैसे सुबह सोलर एनर्जी चल पड़ी एक ग्रिड में, आपने सुबह सुबह सोलर एनर्जी यूज कर ली, बट शाम को आपके पास नहीं होगा, ठीक है, तो उस टाइम पर हम यूज कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंटरमिटेंस आती है वहां पर हाइड्रोजन यूज किया जा सकता है। बाकी जब मोबिलिटी की बात करेंगे, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे इशू क्या है? चार्जिंग में टाइम बहुत लगता है, चार्जिंग का इशू, एक चार्ज पे कितना दूर जा सकते हैं वो कम है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, लॉन्ग डिस्टेंस मोबिलाइजेशन इससे शुरू हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन रेलवे में यूज हो सकता है, बड़े शिप्स में, बसेस में, ट्रक्स में इसको यूज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की रिन्यूएबल टारगेट रहता है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, ये देखो क्लीन एनर्जी हमारा मेन है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी थीम है, इस पे क्वेश्चन आता है, मेंस का भी टॉपिक है। अदरवाइज भी सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करोगे, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए हम लोग और क्या क्या चीजें कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी प्रोजेक्ट हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एफसीईवी ये चल रहा है। फेम इंडिया स्कीम है ना, फेम किस चीज के लिए? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम इसके अंडर। फिर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने देखा, तो टोयोटा मिराई इन्होंने बनाया है। इसके अलावा EV30 कैंपेन है, EV30 कैंपेन। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो 30% जो व्हीकल्स बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो बाय 2030 ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हो। बाकी इथेनॉल ब्लेंडिंग हिंदुस्तान में ना, हम चाह रहे हैं कि 2025 तक, अब एक रोड मैप बनाया है, पहले 5% से शुरू किया है और फिर धीरे धीरे हमें बढ़ाना चाह रहे हैं। इथेनॉल को ब्लेंड करना है फ्यूल के साथ, ठीक है ना, क्योंकि इथेनॉल हमारा कैसे बन जाता है, ये नॉर्मल जैसे बगासे से भी बन जाता है, जो हमारा खोई बोलते हैं ना, वो गन्ना है, गन्ने को जब निचोड़ लेते हैं उसके बाद जो बचता है उसको भी अगर आप डिकम्पोज कर दो उससे भी इथेनॉल बन जाता है। ठीक है, तो रोड मैप की तरह इसको यूज कर रहे हैं। बाकी नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल 2018 ना, इसमें भी अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको यूज किया जा रहा है, रिन्यूएबल स्टेप्स जो इंडिया ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके, तो ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसमें इन सब चीजों को यूज किया जा सकता है।